हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। शाम हो चुकी है और डेली की तरह हम आपके लिए जीआईबी मेहनत सीरीज़ के तहत समरी सेशन लेकर हाजिर हैं। ये क्लास आपके जीआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है और इस क्लास में हम आज वेल्थ मैनेजमेंट के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट सेशन को डिस्कस करेंगे। आप सभी साथियों का स्वागत है, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। आज क्लास 10th है मॉड्यूल डी के तहत और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को। देखिए, इंश्योरेंस के बारे में आप सभी साथी को अच्छी खासी जानकारी होगी, आप सभी बैंकर्स हैं। लेकिन अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्ज़ाम में कई क्वेश्चंस बनते हैं और थ्योरेटिकल पोर्शन को समझना और जानना और इसके आधार पर एमसीक्यूज़ को आंसर करना ये बहुत ज़रूरी है। वेल्थ मैनेजमेंट के नज़रिए से आपकी नॉलेज भी मजबूत होनी चाहिए क्योंकि आप सभी बैंकर्स हैं और इसीलिए लगातार इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को हम अलग अलग टॉपिक के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस और टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में, साथ साथ में कई और भी दूसरी बातें जो इंश्योरेंस सेक्टर से ही संबंधित हैं, करंट की हैं और एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती हैं। तो इंश्योरेंस बिजनेस जो है देश में, ये क्या है? तो सबसे पहले इंश्योरेंस को समझना ज़रूरी है। व्हाट इज़ इंश्योरेंस? इंश्योरेंस जो है ये एक फिनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट टूल के तौर पर देखा जाता है। मतलब कोई भी इंडिविजुअल अगर इंश्योरेंस से अपने आप को जोड़ रहा है या फिर इंश्योरेंस परचेज कर रहा है या पॉलिसी परचेज कर रहा है तो इसका मतलब जो भी फिनेंशियल रिस्क उसके साथ जुड़ा था वो क्या कर रहा है, उसको ट्रांसफ़र कर रहा है उस कंपनी को जिससे उसने इंश्योरेंस परचेज किया है। इसका मतलब इंश्योरेंस बिजनेस जो है एक प्रकार का फिनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट टूल है जिसका काम होता है रिस्क को मिटिगेट करना, मिनिमाइज करना। देखिए, इंश्योरेंस इज अ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट टूल इन विच द इंश्योर्ड जो भी इंडिविजुअल इंश्योर्ड है ट्रांसफर अ रिस्क ऑफ पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस, रिस्क ऑफ पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस टू द इंश्योरेंस कंपनी जिससे उसने इंश्योरेंस परचेज कर रखा है। दैट मिटिगेट्स, जो कंपनी है वो क्या करती है, उस रिस्क को मिनिमाइज करती है। इट इन एक्सचेंज फॉर मॉनेटरी कंपनसेशन नोन एज द प्रीमियम। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, प्रीमियम। तो जो इंश्योर्ड पर्सन है वो रेगुलर इंटरवल्स पर प्रीमियम सबमिट करता है, प्रीमियम जमा करता है, प्रीमियम डिपॉजिट करता है। इसके एवज में जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो फिनेंशियल रिस्क जो भी लॉस पोटेंशियल है उसको मिटिगेट करती है। अब आपसे कोई पूछे कि इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी जो है एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसके बीच में, जो भी इंश्योर्ड पर्सन है और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके बीच में। एन इंश्योरेंस पॉलिसी is a contract between the policy holder and insurance company. ठीक है, insurance policies are of different kind, are of different types depending on the risk they mitigate. तो देखिए, रिस्क के भी कई टाइप्स होते हैं, तो किस प्रकार के रिस्क को मिटिगेट किया जा रहा है या मिनिमाइज किया जा रहा है उसके आधार पर इंश्योरेंस पॉलिसीज के टाइप्स भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम ब्रॉड कैटेगरीज जो इंश्योरेंस के अंतर्गत आती हैं वो पढ़ रहे हैं। वैसे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मेनली हम देखते हैं आमतौर पर उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है आजकल, लाइफ इंश्योरेंस वेरी पॉपुलर, असेट इंश्योरेंस इसके बारे में भी आप सुन रहे होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हेल्थ इंश्योरेंस को। जब हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस भी क्या है, एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में, जो भी इंश्योर्ड पर्सन है और जो कंपनी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द इंश्योर्ड पर्सन। किस चीज को कवर किया जा रहा है यहाँ पर, मेडिकल कॉस्ट को कवर किया जाता है। दैट कवर द मेडिकल कॉस्ट दैट माइट अकर, जो एक तरह से उत्पन्न हो सकता है अलग अलग केसेस में, इलनेस के केस में, एक्सीडेंटल इंजरीज में, सर्जरीज में और कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस में। तो इन चीज़ों को कवर करता है हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, इन चीज़ों को कई बार हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है। अब हमारे देश में जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो कितने टाइप की हैं, कितनी प्रकार की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं। कुछ ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो स्टैंड अलोन के नाम से जानी जाती हैं, मतलब वो केवल हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। कुछ ऐसी कंपनी हैं जो कि लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम करती हैं और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही हैं। और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि जनरल इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम करती हैं और साथ ही साथ में हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसी कंपनी जो कि होलसेल केवल हेल्थ इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम कर रही है, ऐसी कंपनी को हम क्या नाम देते हैं, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज बोलते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो कि जनरल इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है
और तीसरा टाइप है हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो 3 कैटेगरीज को हम यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। जो हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में जो प्लेयर्स हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। अब ले चलते हैं आपको लाइफ इंश्योरेंस के केस में। लाइफ इंश्योरेंस पुरानी कहानी है, यानी कि बहुत पहले से हम लोग उससे जुड़े हुए हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं मार्केट में? हम लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सुनते हैं, बट इसके अंतर्गत नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं जिनके बारे में डिफरेंसेस आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। डिफरेंसेस जो है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देयर आर डिफरेंट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफरिंग कैटरिंग टू द इन्वेस्टमेंट नीड्स। अब वो डिफरेंट नीड्स होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है जी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स के आधार पर। देखिए, एक इंडिविजुअल मार्केट में उसकी इनकम लेवल अलग है, उसकी ज़रूरतें अलग हैं, यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स भी डिफरेंट होती हैं उसके इनकम लेवल के आधार पर, और उसी के आधार पर यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। नंबर 1 पर हम पढ़ने जा रहे हैं एंडाउमेंट पॉलिसी। देखिए, इस पूरी कहानी को पढ़ने से पहले मैं आपको सरल भाषा में, आसान भाषा में सारी बातें समझा देता हूँ अपने शब्दों में। एंडाउमेंट पॉलिसी एक प्रकार का ऐसा लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जहाँ पर जो भी इंश्योर्ड पर्सन है, ठीक है, जो भी इंश्योर्ड पर्सन है उसे मैच्योरिटी के बाद लमसम अमाउंट रिसीव होता है, या फिर डेथ के केस में, समझिएगा, यहाँ पर जो भी इंश्योर्ड पर्सन है उसे मैच्योरिटी यानी कि एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद लमसम अमाउंट रिसीव होता है, या डेथ के केस में। तो एंडाउमेंट पॉलिसी एक प्रकार की ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जहाँ पर इन 2 केसेस में जो इंश्योर्ड पर्सन है या तो स्पेसिफाइड पीरियड के बाद उसे लमसम अमाउंट रिसीव होगा, या फिर डेथ के केस में रिसीव होगा। किसको रिसीव होगा? वो उसके बेनिफिशियरीज को रिसीव होगा, यानी कि जो भी नॉमिनीज हैं उनको। तो एक एंडाउमेंट पॉलिसी इज अ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है प्रकार का लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है? डिजाइन टू पे अ लमसम आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड, जिसे बोलते हैं मैच्योरिटी या फिर और ऑन डेथ। ये मेन पॉइंट है इसका, ये डिफरेंस है जो कि इसे टर्म इंश्योरेंस और मनी बैक पॉलिसी से अलग करता है। टिपिकल मैच्योरिटीज जो होती हैं वो क्या होती हैं? 10 वर्ष होगी, 15 वर्ष होगी, 20 वर्ष होगी, इस प्रकार के सर्टेन एज लिमिट। सम पॉलिसीज ऑल्सो पेज इन केस ऑफ क्रिटिकल इलनेस, ठीक है। दूसरी पॉलिसी है टर्म इंश्योरेंस, जो कि बहुत पॉपुलर होता है। आमतौर पर ये सस्ती पॉलिसी होती है, ठीक है, क्योंकि जो भी इंश्योर्ड पर्सन होता है उसे कोई लमसम अमाउंट रिसीव नहीं होता। जो भी इंश्योर्ड पर्सन उसे कुछ भी रिसीव नहीं होगा उसके जीवन में, उसकी डेथ के केस में, अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो भी जो भी उसके डिपेंडेंट्स हैं, जो नॉमिनी हैं, उनको जो भी सम इंश्योर्ड होता है वो रिसीव होता है। तो द बेसिक प्रीमाइस ऑफ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इज टू सिक्योर द इमीडिएट नीड्स ऑफ नॉमिनीज और बेनिफिशियरीज इन द इवेंट ऑफ सडन और अनफॉर्चुनेट डिमाइस ऑफ द पॉलिसी होल्डर। मतलब जो पॉलिसी होल्डर है उसे इस इंश्योरेंस के काल में, जो भी इंश्योरेंस का पीरियड है, कुछ भी रिसीव नहीं होगा, केवल उसे टैक्स डिडक्शंस में उसका फ़ायदा मिल सकता है। यानी कि जो भी बेनिफिट मिलेगा वो पॉलिसी होल्डर को नहीं मिलता है, वो उसके नॉमिनीज और बेनिफिशियरीज को मिलता है, ठीक है। The policy holder does not get any monetary benefit at the end of the policy term except for the tax benefits he or she can choose to avail throughout the tenure of the policy. In the event of death of the policy holder, the sum assured, जो भी sum assured होता है, is paid to his or her beneficiaries. Term insurance policies are also relatively cheaper to acquire as compared to the other insurance product. जो बाकी insurance products हैं उसकी तुलना में ये पॉलिसी जो होती है ये थोड़ा सा किफ़ायती होती है, बोलते हैं सब सस्ते दर पर आपको इशू की जाती है, ठीक है। ओके, अब हम चर्चा करते हैं अगली पॉलिसी जिसे हम बोलते हैं मनी बैक पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी है? मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी नाम से पता चल रहा है कि रेगुलर इंटरवल्स पर, है ना, रेगुलर इंटरवल्स या कुछ पीरियड पर यहाँ पर आपको एक सम एश्योर्ड रिसीव होता रहता है। ये एक एक्सटेंशन है एंडोमेंट का। एंडोमेंट में क्या होता था? एक फिक्स पीरियड के बाद आपको लमसम अमाउंट रिसीव होगा। यहाँ पर क्या होता है? डिफरेंट कुछ इंटरवल्स के बाद आपको ये फिक्स अमाउंट रिसीव होता रहता है। तो मनी बैक पॉलिसी आर बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ एंडोमेंट पॉलिसी प्लान्स wherein the policy holder receives a fixed amount at a specific interval throughout the duration of the policy. In the event of the unfortunate death of the policy holder, the full
सम assured इज पेड टू द बेनिफिशियरी, किसको मिलता है? बेनिफिशियरी को। द टर्म्स अगेन माइट स्लाइटली वेरी फ्रॉम वन इंश्योरेंस कंपनी टू अनदर। नाम से पता चल रहा है मनी बैक आपको एक रेगुलर इंटरवल्स पर कुछ कुछ सालों पर आपको एक सम एश्योर्ड, एक फिक्स अमाउंट रिसीव होता रहता है, ठीक है। तो ये तो बात होगी किसकी? ये होगी आपके टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की। आप देखते होंगे हमारे बैंक्स जो है ना, हमारे बैंक जो हैं इन पॉलिसीज़ को अपनी प्लेटफॉर्म से, अपनी ब्रांचेस से सेल कर रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। चौथा प्लान होता है पेंशन प्लान। ये आमतौर पर किसके लिए है? फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के प्लान से कोई भी इंडिविजुअल जुड़ता है। ये पॉलिसी जो होती है आमतौर पर सीनियर सिटीजन्स और जो प्लान कर रहे हैं सिक्योर फ्यूचर के, उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। देखिए हम चाहते हैं कि भाई हमारा भविष्य क्या हो? सुरक्षित हो। जब हम रिटायर हो जाएं, जब हमारी जॉब ना हो, जब हम उस लायक ना हो कि हम कोई हार्ड वर्क कर पाएँ या कुछ काम कर पाएँ, तो उस दौरान हमारी ज़रूरतें पूरी होते रहें, उस नज़रिए से पेंशन प्लान लिया जाता है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर आपसे कि जो ये इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, जो भी ये इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, इंश्योरेंस जो भी कंपनीज़ हैं, ये अपने प्रोडक्ट्स जो हैं ये बैंकिंग चैनल के माध्यम से, किसके माध्यम से? बैंकिंग चैनल के माध्यम से सेल करती हैं। क्या करती हैं? अपने प्रोडक्ट सेल करती हैं किस चैनल के माध्यम से? बैंकिंग चैनल के माध्यम से, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग चैनल, कस्टमर, ठीक है, सेल करती हैं। ये कौन सा बिजनेस है भाई? इस प्रकार के बिजनेस को या इस प्रकार के कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस को हम क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं हम लोग बैंक एश्योरेंस। क्या बोलते हैं इसे? बैंक का एश्योरेंस, बैंक एश्योरेंस बोलते हैं। देखिए बैंकिंग चैनल की बात करें, बैंकों की बात करें तो कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस कस्टमर बेस है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, पेनिट्रेशन ज़्यादा नहीं है पॉपुलेशन में। फाइनेंशियल इंक्लूजन को ध्यान में रखते हुए इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंश्योरेंस बिजनेस पहुंच पाए, इंश्योरेंस प्रोडक्ट पहुंच पाए। तो बैंकिंग जो बैंक्स होते हैं वो कमीशन बेस्ड पर काम करते हैं, ठीक है, और एक तरह से बोल सकते हैं कि एजेंट के तौर पर काम करते हैं। अब इसी से संबंधित गाइडलाइंस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। देखिए इंश्योरेंस बिजनेस बाय बैंक्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इंश्योरेंस सेक्टर का पेनिट्रेशन देश की पॉपुलेशन में बढ़ाने के नज़रिए से जो बैंक ब्रांचेस का नेटवर्क है उसका इस्तेमाल करने से जुड़ा हुआ हमारे सरकार के द्वारा, फिनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट स्पीच 2013-14 की स्पीच में इसकी एक अनाउंसमेंट की गई। जैसे बैंक जो है हमारे वो उनको परमिट किया जा रहा है इंश्योरेंस ब्रोकर के तौर पर काम करने के लिए। अब ऐसे ही नहीं ये इंश्योरेंस ब्रोकर के तौर पर काम करेंगे, इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटरी बॉडी जो है IRDAI, उसके द्वारा एक एक्ट, एक कानून लाना पड़ेगा जिसके तहत वो बैंकों को परमिट करेंगे कि दे कैन प्ले एज ए इंश्योरेंस ब्रोकर रोल। तो इसी के आधार पर, इस अनाउंसमेंट के आधार पर IRDAI ने अपना एक एक्ट निकाला और वो क्या था? वो प्लान था IRDAI लाइसेंसिंग ऑफ बैंक्स एज इंश्योरेंस ब्रोकर्स रेगुलेशन 2013। इसके द्वारा जो बैंक्स हैं, ठीक है, वो इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस में डिपार्टमेंटली एंटर करते हैं। बैंक्स आर नॉट अलाउड टू अंडरटेक इंश्योरेंस बिजनेस विद रिस्क पार्टिसिपेशन। रिस्क पार्टिसिपेशन में इनका कोई रोल नहीं है, केवल ये सब्सिडरीज के माध्यम से या ज्वाइंट वेंचर को सेटअप करके इंश्योरेंस पॉलिसीज को थर्ड पार्टी प्रोडक्ट के तौर पर मार्केट में सेल कर सकते हैं और कमीशन पा सकते हैं, ठीक है। तो आजकल इसका बैंक में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आप सभी साथियों को इसके बारे में पता है, ठीक है। तो इस तरह से साथियों आज के सेशन को समाप्त करने का समय आ चुका है। अब बात करते हैं JIB एग्जाम से संबंधित वन स्टॉप सॉल्यूशन JIB महापैक है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको मिलते हैं 15+ बैचेस, चारों पेपर कवर किए जाते हैं। 15 बैचेस जो कि फाउंडेशन बैच से लेकर क्रैश कोर्स, कैप्सूल बैच तक के सारे बैच कवर किए जाते हैं। 3 वैलिडिटीज़ में उपलब्ध हैं। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए 2799 का है, 1 ईयर 3999 एंड 2 ईयर 5999 में अवेलेबल है। फाउंडेशन बैच का मेन ऑब्जेक्टिव है आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना और इस नज़रिए से इस बैच को लॉन्च किया गया है मात्र 1999 में। फाउंडेशन 2.0 बैच आपके डिमांड पर इसे वापस लॉन्च किया गया है, जिसकी मदद से आप बहुत सारे साथी बैंकर्स अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इंडिविजुअल कोई पेपर रह गया तो आप इंडिविजुअल बैच के साथ जुड़ सकते हैं मात्र 1799 में। बुक्स की बात करें तो JIB बैंकर्स ए सेट ऑफ 4 बुक्स बेस्ट बुक्स मानी जाती हैं JIB एग्जाम के नज़रिए से, क्योंकि इसमें आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, MCQs, केस स्टडी, न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, आप इस टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बेफिक्र होकर
अपनी दिक्कत को साझा कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।